साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, जो एक बेसिक क्वेरी इस समय आप सबकी आ रही है वो इस प्रकार है कि धारा 7(7)(a) पीसी एक्ट में एफआईआर हो गई है। एंटिसिपेटरी बेल में जाऊं या सरेंडर कर दूं तो मुझे बेल मिल जाएगी। वॉइस सैंपल दूं या नहीं दूं, ये भी कॉमनली क्वेरी आती है आपकी। कोर्ट कब तक हमें जेल में रखेगा? कहीं ये तो नहीं कि हम बेल लगाएं, कोर्ट खारिज कर दे और सालों साल जो है हमें जेल में रहना पड़े। तो बेल को लेकर आप सब चिंतित हैं, समाधान होता नहीं है। तो बेसिकली हमें गाइडलाइंस को पढ़ना होगा जिसके तहत रेमेडीज मिली हैं अन्य आरोपीगण को, ताकि उन न्यायिक दृष्टांत के बेसिस पे हम अपना केस जो है तैयार करके इफेक्टिवली पैरवी कर सकें और एज पर लॉ जो रेमेडी है कोर्ट से ले सकें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बात जो है आप नोट रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो बेल एप्लीकेशन है उसका निस्तारण मेरिट्स पे नहीं होता है। तो अगर निस्तारण मेरिट्स पे नहीं है, केवल जज के डिस्क्रिप्शन पे है, तो इसका मतलब जज तो शहंशाह हो गया कि शहंशाह को लगा भाई इसमें बेल देनी है तो बेल दे दी, उनको लगा भाई बेल नहीं देनी है तो बेल नहीं दी। तो क्या जज की पावर जो है लिमिटलेस है ऐसे मामलों में? ये बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। साथियों, बेसिकली गाइडलाइंस कही है कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। गाइडलाइंस ये भी है कि अरेस्ट रूटीन मेथड में मत कीजिए। गाइडलाइंस ये भी है कि चार्जशीट जो है बल्कि है और गवाह जो है परीक्षित होने हैं, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहाँ बेल दे दीजिए। गाइडलाइंस ये भी है कि आप कंडीशन लगा दो। पर साथियों, इसके बावजूद भी देखा गया कि कोर्ट कई बार बेल एप्लीकेशन को जो है खारिज करता है ऑन द ग्राउंड दैट कि मामला जो है गंभीर प्रकृति का है, मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, आरोपी से होनी है पूछताछ। और इसके अलावा कोर्ट का व्यू कई बार ये भी रहता है कि जो अपराध कमिट किया है आरोपी ने, ये अपराध जो है बहुत सीरियस नेचर का है, इसमें मॉरल टर्पिट्यूड भी जो है इन्वॉल्व है। अगर ऐसे मैटर्स में खासकर जहाँ पर करप्शन हुआ है और कई बड़े लोग जो है शामिल हैं, अगर ऐसे मैटर में बेल मिल गई तो समाज में जो है गलत मैसेज जाएगा कि भाई करप्शन करो एंड इंडियन कोर्ट्स आर देयर टू सेव यू। तो कम से कम समाज में गलत मैसेज ना जाए, एक बैलेंस बन जाए, इसलिए कोर्ट जो है बेल को खारिज कर देता है। तो साथियों, गाइडलाइंस तो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, वो एक तरफ रह जाती है, पर कोर्ट का विवेक, कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कई बार हमारे राइट्स पर जो है हावी हो जाता है। तो करें तो क्या करें? बेल को लगाना ही छोड़ दें या लगाएं तो कैसे लगाएं? ये कॉमन क्वेरी है। तो इन सब चीज़ों का हमें उत्तर मिलता है एक महत्वपूर्ण जजमेंट से, जो कि बेस्ड है बेल एप्लीकेशंस पे। जजमेंट है राहुल नारंग बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 7 मार्च 2025 का। साथियों, बेसिकली जो इस मामले के फैक्ट्स हैं उसको हम समझते हैं। इस मामले में जो कंसर्न व्यक्ति है वो है किसी होटल का मालिक। पात्र परिचय जब तक आप केस में नहीं दोगे जज को, तब तक आपका एग्जैक्ट रोल क्या है, आप हो कौन, मालूम पड़ेगा नहीं। तो इन्होंने क्या पात्र परिचय दिया कि मैं कोई होटल है उसका मालिक हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ। जरूरी इसलिए होता है पात्र परिचय पीसी एक्ट में, क्योंकि पीसी एक्ट लागू है ना केवल पब्लिक सर्वेंट पे, अपितु ये लागू है प्राइवेट पर्सन्स पे भी। पर चूंकि रोल जो है अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति के, कोई डिमांड कर रहा है, कोई एक्सेप्टेंस कर रहा है, किसी से रिकवरी हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में भी उसका प्रॉपर करेक्टरिस्टिक क्या है उसको देखना होता है। जैसे इस मामले में धारा 7(7)(a) पीसी एक्ट का लगा हुआ है, पर चूंकि ये व्यक्ति प्राइवेट पर्सन है, ये व्यक्ति जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7 पीसी एक्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा अपेरेंटली। तो ये तकनीकी बिंदु है जिसको अपन इंसेप्शन पे ले सकते हैं। जहाँ तक बात 7(a) की है, तो वो कब लागू होगा कि जब आप किसी लोक सेवक को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। साथियों, थ्योरी का मिलती है इन्फ्लुएंस की हमको धारा 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 16 को जो है हमें पढ़ना होगा, जो कि डील करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हैविंग एन अथॉरिटी, कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई स्टूडेंट है, मुझसे पढ़ा हुआ है और वो किसी बड़ी पोस्ट पर आ गया, क्लियर है, कोई मामला जो इसके पास पेंडिंग है या किसी को तकलीफ है और वो व्यक्ति आता है मेरे पास में और मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा स्टूडेंट है, उसके पास ये मामला लंबित है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने फ़ोन करा मेरे स्टूडेंट को, भाई ये काम कर देना, क्लियर है। तो ये स्थिति कहलाती है इन्फ्लुएंस करना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कहता है कि अगर आपने इन्फ्लुएंस करते हुए कोई अनड्यू एडवांटेज ले लिया कि भाई लिया पैसे छोड़ जा मेरे पास, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें काम से मतलब है ना, तो ऐसी स्थिति में वो अनड्यू एडवांटेज जो मैं ले रहा हूँ मुझे बनाएगा गिल्टी सेक्शन 7(a) का, यदि मेरे कहने मात्र से कंसर्न लोक सेवक ने भी उस अनड्यू एडवांटेज से कुछ हिस्सा मुझसे ले लिया, क्लियर है, अपने पदी शक्तियों को गलत रूप से एक्सरसाइज किया, कोई अनड्यू बेनिफिट जो है किसी व्यक्ति विशेष को पहुंचा दिया,
और किसी व्यक्ति विशेष का जो है नुकसान कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो में वो गिल्टी होगा धारा 7 पीसी एक्ट का यदि वो भी पब्लिक सर्वेंट है, और मैं गिल्टी हो जाऊंगा धारा 7A पीसी एक्ट में यदि मैंने उसको इन्फ्लुएंस किया है। क्लियर है? भले मैं प्राइवेट पर्सन हूँ या पब्लिक सर्वेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अमूमन धारा 7A पीसी एक्ट कब लगेगा कि जब मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ या मैं किसी व्यक्ति विशेष को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। साथियों, एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि 7A पीसी एक्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि देयर मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक सर्वेंट पिक्चर में नहीं है, हम किसी के लिए पैसे मांग रहे हैं और किसी को ब्लफ कर रहे हैं, ये आरोप होता है एंटी करप्शन का या विजिलेंस का या सीबीआई का। जब तक धारा 7 पीसी एक्ट का आरोपी नहीं है, इन आइसोलेशन या इंडिविजुअली धारा 7A पीसी एक्ट हम पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव में इस धारा के तहत गिरफ्तारी अपने आप में ही गैरकानूनी होगी। क्लियर हो गया आपको? इस व्यक्ति ने जो पिटीशन तैयार करी बेल की, इसमें सफलता मिली इसने केस को बांट दिया 8 हेडिंग्स में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला पात्र परिचय कि मैं कौन हूँ, आई एम द होटल ऑनर, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। तो वहाँ पर ही केस जीत गया 50%। क्लियर है? दूसरी बात है कि जो मेरा रोल है वो है बेसिकली ट्रांसमिशन फेज का। क्या मामला है कि मैंने किसी के यहाँ पे पैसे प्राप्त किए और पैसे जो है आगे किसी को ट्रांसफर कर दिए। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह के मैटर्स को हम कहते हैं ट्रांसमिशन फीस, कि जहाँ पर आपका स्पेसिफिक रोल नहीं है पर आपने पैसा लिया और आगे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है साथियों, जब कोई डिमांड स्पेसिफिक नहीं है तो मियर रिकवरी भी है या मियर एक्सेप्टेंस भी है, इट कैन नॉट बी अ केस टू अज्यूम दैट यू आर अ कल्प्रिट और गिल्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिमांड जो है साइन को नॉन है, पर डिमांड कैसी हो, डिमांड मस्ट बी बाय द पब्लिक सर्वेंट। क्लियर है? बट एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 7 पीसी एक्ट को लेकर एक अलग इंटरप्रिटेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इन मैटर ऑफ नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट है 15 दिसंबर 2022 का। इस फैसले में क्या लेट डाउन हुआ कि अगर कोई परिवादी जो है आपको ऑफर कर रहा है रिश्वत का और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं सहर्ष, मीन्स देयर इज अ वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस, तो वहाँ पर धारा 7 पीसी एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका कहना था कि मेरे पार्ट पर कोई डिमांड नहीं है, मैं केवल मियर एक्सेप्टर हूँ और मैंने अमाउंट को जो है ट्रांसमिट कर दिया है। केवल इसी रोल के आधार पर मुझे जो है कन्फाइंड किया गया है और अरेस्ट जो है किया गया है। इनका ये भी कहना है कि मेरा कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप बेल को मूव कर रहे हैं, अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल में रखा जाएगा, पर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ये सोने पर सुहागा होगा, ऐसी स्थिति जो है मांग के चलिएगा। इनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अरेस्ट जरूरी होता है, पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो चुका है। जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ही नहीं है, ऐसे सिनेरियो में मुझे लंबे टाइम तक कन्फाइन करना अपने आप में ही मेरे राइट्स को अफेक्ट करने की स्थिति होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है आपको जब धारा 35B-NSS की शर्तें जो है पूरी हो जाती हो। पहली बात, अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है। दूसरी बात, पुख्ता साक्ष्य है। तीसरी बात, उस पर खंडन नहीं है आपका। चौथी बात, आप गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या एविडेंस को जो है टेम्पर कर रहे हैं या एविडेंस को आप डिस्पर्स कर रहे हैं या आप दोबारा ये क्राइम कमिट कर सकते हैं, वहाँ गिरफ्तारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट्स में कहा है, जजमेंट महत्वपूर्ण है सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जजमेंट है वर्ष 2021 का, कि गिरफ्तारी की पावर होना और उसे एक्सरसाइज करना दो अलग अलग स्थितियाँ हैं। अरेस्ट शुड नॉट बी इन द रूटीन मैनर बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। इनका कहना कि चार्जशीट जो है फाइल हो गई है, चार्जशीट में डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, गवाह बहुत सारे हैं, ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंक्लूड। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे बेल दी जाए एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो निवास स्थान मैंने बताया वहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ, मैं जो है इंडिया छोड़ूंगा नहीं, जो कंडीशंस कोर्ट लगा देगी उसकी पालना करूंगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंड होता है जो हमें लेना होता है। इसके अलावा धारा 35 सब क्लॉज 3B-NSS का भी जो है यहाँ पर स्टैंड लिया गया। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कोर्ट को कन्विंस किया गया कि पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर तक है। आप एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जहाँ पनिशमेंट 7 ईयर तक आप कॉपरेट कर रहे हैं और ऐसा कोई एविडेंस फाइल भी नहीं कि आप टेम्पर कर रहे हो, तो वहाँ पर 41A CRPC या धारा 35 सब क्लॉज 3B-NSS का नोटिस कंपलसरी है। गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 19 बनाम स्टेट ऑफ बिहार की। गाइडलाइंस पारित हुई वर्ष 2014 में, पर इसके बावजूद भी देखा गया है कि पुलिस वाले या कंसर्न ACB या कंसर्न विजिलेंस या कंसर्न CBI इन गाइडलाइंस को फॉलो करने में रुचि नहीं दिखाती है। सिर्फ वो आते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि MP में देखिएगा कि वहाँ लोकायुक्त है, वो तो गिरफ्तार नहीं कर रही है, पर जहाँ जहाँ ACB है या विजिलेंस है या CBI है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। तो कानून एक है पर भेदभाव क्यों, समझ में ये नहीं आता है। तो गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं है, पर गिरफ्तारी करने के लिए जो पैरामीटर है उसकी पालना करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, इन पॉइंट्स पे जो है इन्होंने बेल को मूव किया, अल्टीमेटली ही सक्सीडेड। तो जब भी आप बेल को ड्राफ्ट कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं तो इस जजमेंट की लाइट में आप ड्राफ्टिंग कीजिए।
अगर आपका मामला जो है जुड़ा हुआ है धारा 7 APC एक्ट से, ताकि इजीली जो है हम केस में अपने पॉइंट्स को रख सकें और कोर्ट को जो है कन्विंस कर सकें। ये तो वही बात खत्म। दूसरी बात है कि एंटिसिपेटरी बेल लगाऊं या रेगुलर बेल लगाऊं। साथियों, अगर गिरफ्तार मौके से नहीं हुए हो तो आप एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हो, बट कई बार कोर्ट ये कहेगा आपको कि भैया अपना वॉइस सैंपल दे के आओ, तो वहाँ पर वॉइस सैंपल जो है आपको देना पड़ेगा। अब प्रोविजन जो है आ गए हैं सेक्शन 349 BNSS के अंदर, पर उसके लिए भी कई कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन की एजेंसी को। तो उसके लिए अलग चैप्टर है, अलग गाइडलाइंस है, इसके लिए मैंने अलग से जो है क्लास में डिस्कस किया है, तो वहाँ जाके आप जो है देख सकते हैं। पर अभी तो फिलहाल ये बात है कि अगर आप एंटिसिपेट लगा रहे हैं तो वहाँ पर एक दिक्कत अपने को आएगी, कोर्ट में आस कि आप अपना जो है वॉइस सैंपल दीजिए, तो वहाँ पर वॉइस सैंपल देंगे तो वहाँ पर आधार बनता है कि हमें बेल मिल जाए। शुरुआत में जो है इंटरिम मिलती है और बाद में रहती है एब्सोल्यूट। क्लियर है बात ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप बेल लगा रहे हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे एंटिसिपेटरी हो, पैरामीटर जो है अलग अलग है। एंटिसिपेटरी का पैरामीटर क्या कि मामला जो है फॉल्स है, हमारे पास जो है एविडेंस है इन कॉन्ट्रडिक्शन या इन प्रतिकार, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मामला जो है पूर्णतः झूठा है। क्लियर है। और हमें गलत फंसाया जा रहा है और आईओ जो है हमें गलत तरीके से गिरफ्तार करना चाहता है। जबकि जो रेगुलर बेल है उसका पैरामीटर क्या है कि कितने लंबे टाइम से जो है आप जेल में, चार्जशीट फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, और आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट केस में क्या है। क्लियर है। इस तरह से जो है बेल को ड्राफ्ट किया जाता है और इस पैरामीटर पे जो है बेल एप्लीकेशन को जो है मूव किया जाता है। तो आई थिंक दैट मैंने आपको समझा दिया कि एंटिसिपेटरी बेल वर्सेस रेगुलर बेल और इसके अलावा क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं और किस तरह से हमको जो है वर्कआउट करना होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो है ऐड कर लीजिए एंटिसिपेटरी बेल में कि कई बार जोर ये होता है CBI का या ACB का, विजिलेंस का, कि हमें करना है कस्टोडियल इंट्रोगेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप यदि छुपेंगे, आप भागेंगे तो आप परेशानी पाएंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सरेंडर कर जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ऐसी एविडेंस को बता दें जो हमारे खिलाफ भी जो है दोष लिप्तकारी स्थिति को क्रिएट कर दे। आप बाउंड नहीं है टू गिव एनी एविडेंस दैट में क्रिएट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट यू। ये प्रोटेक्शन जो है कानून में है, आपको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का पढ़ सकते हैं। पर मोटी मोटी बात यह है कि कई बार दबाव ये हो सकता है विजिलेंस का, भाई हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना है, इसलिए हमें आरोपी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी FIR है या पुलिस जो है आपको तलाश रही है तो कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहो। सबमिट योर पॉइंट, सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन, सबमिट योर मेमोरेंडम। अगर सबमिट नहीं करोगे तो कोर्ट में स्टैंड नहीं ले पाओगे। क्या आपको पता है कि एक मैटर था चंद्रा कोचर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये फैसला है 9 जनवरी का। साथियों, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि CBI ने गिरफ्तार कर लिया, पर इस लेडी ने क्या करा कि लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस किए थे। तो कोर्ट ने कहा कि जब कॉरेस्पॉन्डेंस आपको आ रहे हैं, लगातार आपको वो जानकारी दे रहे हैं, तो ये भाग कर, तो सिर्फ इस ग्राउंड पर कि भाग जाएंगे या ये इन्फ्लुएंस कर देंगे, ये ग्राउंड पर्याप्त नहीं है अपने आप में, जब तक कि कोई ऐसी साक्ष्य रिकॉर्ड पे ना हो जो कि स्थिति को कॉरोबरेट कर रही हो। तो रूटीन मैदान में गिरफ्तारी करना अपने आप में गैरकानूनी होगा। ये भी कोर्ट ने जो है ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने उस केस में गिरफ्तारी को जो है गैरकानूनी माना। क्लियर है बात ये। तो जब भी हम इस तरह के पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे और उसके लाइट में जो है आर्ग्यू करेंगे तो हमें काफ़ी ईजी रहेगा। क्लियर हो गया अपने को। तो इसलिए घबराए नहीं, कानून को समझें, पॉइंट्स को समझें, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें और अपने राइट्स को रिजर्व करें। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।